आप सभी साथियों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने 3 पार्ट के ऑब्जेक्टिव MCQ जो महत्वपूर्ण थे उन्हें अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है और एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे और इसके बाद हम इसका एक फुल लेक्चर वीडियो लेकर आएंगे जिसमें टोटल 400 ऑब्जेक्टिव MCQ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के। आपके 10 नंबर तैयार हो जाएंगे क्योंकि आपका और हमारा अब की बार मकसद है GRF पार, क्योंकि अब री एग्जामिनेशन होना है 1-1.5 महीने में। इसलिए इतनी रगड़ रगड़ कर प्रैक्टिस करनी है आपको और हमें, जिससे नेट क्वालिफाई ना हो, GRF क्वालिफाई हो साथियों। इसलिए अब की बार GRF क्वालिफाई, इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष यह वीडियो ला रहा हूं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नोट्स चाहिए तो मैं आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। चलिए अब हम जो इसमें पूछा गया था प्रश्न 283 नंबर का, इसमें लगभग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, क्योंकि हम हर वीडियो में अपने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आते हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यह चौथा वीडियो है। यह 4 वीडियो ही आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि अगर आपने एक यूनिट से 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार कर लिए तो आप बताइए कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर। और थ्योरी के नोट्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में, जो मैंने स्वयं अपनी हैंड राइटिंग से बनाए हैं। पहला पूछा गया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पाठ चर्चा की प्रभाविकता निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वप्रधान है। अध्यापक की सक्षमता, इसका जो ए ऑप्शन है अध्यापक की सक्षमता, बी समुदाय का सहयोग, सी संस्था का हित, डी प्रशासन का नेतृत्व। पाठ चर्चा की प्रभाविकता निर्धारण करने में सर्वप्रथम अध्यापक की क्षमता होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 284, विद्यालय पाठ चर्चा का नियोजन किसके अनुकूल होना चाहिए। जो विद्यालय में पाठ चर्चा किसी टॉपिक को लेकर चर्चा होती है और किसके नियोजन के अनुकूल होना चाहिए। ए ऑप्शन छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा हितों। यह बिल्कुल सही है ए ऑप्शन, क्योंकि अगर आप टीचर हो, किसी टॉपिक को अपनी क्लास में पढ़ाते हो तो उसमें छात्रों का हित होता है, उद्देश्य होता है और लक्ष्य निर्धारित होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया सह पाठचारी क्रियाकलाप का प्रधान उद्देश्य है। ए ऑप्शन है इसका विद्यार्थी विकास को सुकर बनाना, बी प्रगतिशील विद्यालय उपलब्ध कराना। प्रगतिशील विद्यालय उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य नहीं है। सी ऑप्शन विद्यार्थी
को विद्यालय विरत होने से रोकना, ये भी नहीं है। क्या आप किसी विद्यार्थी को विद्यालय में जाने से रोकोगे? नहीं। डी ऑप्शन, समुदाय की मांग की पूर्ति, ना कि समुदाय की मांग की पूर्ति करोगे। इसका जो ए ऑप्शन है, विद्यार्थी विकास को सुकर बनाना, यानी कि विद्यार्थी के विकास से संबंधित है सह पाठचारी क्रियाकलाप, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, चेन लर्निंग किससे संबंधित है, यानी कि जो श्रृंखला अधिगम है किससे संबंधित है? यह गैगनेन से संबंधित है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि चेन लर्निंग का सिद्धांत गैगने ने दिया था। इसके बाद अगला पूछा गया, शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत समस्या समाधान योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान योग्यता का विकास किस में होता है? हमने दोस्तों आपको 3 स्तर बताए थे। पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा चिंतनशील स्तर। समस्या समाधान, अगर आपके अंदर चिंतन करने की क्षमता है तो समस्या जरूर उत्पन्न होगी, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, चिंतन स्तर, ना कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मृति स्तर के 3 स्तर है। एक तो पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा चिंतन स्थल। यहाँ पर समस्या समाधान से पूछा गया है, इसलिए चिंतन स्तर होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, मूल पाठ चर्चा किस पर बल नहीं देती है? ए ऑप्शन, प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर, बी समस्या समाधान पर, सी विषय वस्तु का सुपरिभाषित पिंड, डी विभिन्न विषय वस्तुओं का एकीकरण। मूल पाठचर्या बल नहीं देती है प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं पर, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, क्रियात्मक पाठचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ चर्चा निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता होती है? उसे समझ की आवश्यकता होती है शिक्षा दर्शन की, बी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की भी आवश्यकता होती है, सी शैक्षणिक प्रक्रियाएं, डी उपरोक्त सभी। यह तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, अध्यापक प्राय पाठ पढ़ाने के दौरान या उसके तत्काल विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है ताकि उनके लर्निंग का मूल्यांकन किया जा सके और उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मानकर चलिए अध्यापक है, अपने क्लास में कोई टॉपिक को पढ़ाता है और तुरंत पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है ताकि विद्यार्थी की लर्निंग के बारे में पता चल सके, उनके मूल्यांकन का पता चल सके कि उन्होंने कितना समझा है इस पाठ को। यह उदाहरण है ए ऑप्शन, संकलनात्मक मूल्यांकन का, बी निर्माणात्मक मूल्यांकन का। यह जो बी ऑप्शन है निर्माणात्मक मूल्यांकन का, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि उस बच्चे में निर्माण और ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, इसलिए दिन प्रतिदिन उसका मूल्यांकन छात्रों को करना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन सही है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसके बाद अगला पूछा गया, अध्यापक
शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका जो ए ऑप्शन है नियोजन परीक्षण, बी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि अभिक्षमता परीक्षण, सी अभिव्यक्ति परीक्षण। एप्टीट्यूड टेस्ट हो नहीं सकता, उपलब्धि परीक्षण भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण। इसके बाद अगला पूछा गया, अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल कारक है। अध्यापन व्यवसाय में आरंभ में अध्यापक की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल कारक है। ए व्यक्तिगत एवं कक्षा से समायोजन की योग्यता, बी जीवन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति और दृष्टिकोण। इसका बी ऑप्शन सही है। बाद अगला पूछा गया 293, अन्वेषण अधिगम के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा लागू होता है? पहला, यह एक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसे जेरोम बुरन द्वारा पेश किया गया था। तीसरा, यह जांच आधारित निर्देश की एक विधि है। इसमें सबसे पहले दूसरा आएगा, यह जेरोम बुरन द्वारा पेश किया गया था, दूसरा इसमें है और डी ऑप्शन में है, बी में और डी में। इसके बाद पहला आएगा, यह एक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। फिर तीसरा, यह जांच आधारित निर्देश की एक विधि है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, क्योंकि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, एक शिक्षक को अपने छात्रों के दिमाग के स्तर पर अध्यापन शुरू कर देना चाहिए। इसको हम कहते हैं 7 का सिद्धांत। शिक्षक और शिक्षार्थी का, विद्यार्थी का, दोनों का 7 का सिद्धांत होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला, सीखने की दर किस उम्र के बाद 1% की दर से कम होना शुरू हो जाती है? मानकर चलिए दोस्तों, आपकी सीखने की दर जो 35 वर्ष है, अगर उससे अधिक होती है तो वह सीखने की दर कम होने लगती है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, 35 वर्ष। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विधियां हैं? सीखने की विधियां टीचिंग भी है, दूसरा परीक्षण और त्रुटि भी है, तीसरा नकल से क्या आप सीख सकते हो? आप बताइए साथियों। हाँ, नकल करके भी व्यक्ति सीखते हैं। मानकर चलिए आप किसी काम को करना चाहते हो और दूसरा बंदा सक्सेसफुल है, आप उसकी नकल करोगे, इस प्रकार सीख सकते हो, इसलिए तीसरा भी सही है। चौथा, प्रयोग करके, अगर आप प्रयोग करते हो तो भी सीख सकते हो। पांचवा, पूछताछ करके तो सीख ही सकते हो। छठवां, प्रतिबिंब के माध्यम से भी आप सीख सकते हो, क्योंकि परछाई भी आपको एक कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, इसलिए सभी है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्नों में अपना दिमाग लगाइए, अब कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद 297, शिक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि टीचिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हमने आपको टीचिंग के 3 ध्रुव बताए थे। पहला, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, लेकिन इसमें 2 ध्रुव भी प्रक्रिया है और त्रिध्रुवी
प्रक्रिया है और चतुर्भुज प्रक्रिया भी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। टीचिंग के रूप होते हैं सभी, और हमने आपको ध्रुव बताए थे। इसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना अगर आपको लगता है इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी नहीं है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके बाद अगला, निम्नलिखित मदों का मिलान करें। संज्ञानात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक अवस्था क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक अवस्था कहलाती है घोषणात्मक ज्ञान और एक का दूसरा, और साहचर अवस्था ज़्यादा ध्यान दिए बिना, स्वचालित अवस्था बड़ी इकाइयों में चरणों का संयोजन, स्वचालित सी का पहला, इसलिए दूसरा तीसरा पहला, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे इसका संज्ञानात्मक अवस्था पता है और साहचर अवस्था पता है तो आपसे यह बन जाएगा। इन्हें एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं नेट के पेपर में। इसके बाद अगला पूछा गया, उत्तेजनाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं का लगभग एक साथ घटना कहलाता है। उत्तेजना और उनकी क्रियाओं का, प्रतिक्रियाओं का एक साथ घटना समीपस्थता कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, ऑनलाइन टीचिंग विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बयान लागू होता है? इसका पहला, शिक्षण ज्ञान के निर्माण में मदद नहीं करता। यह गलत है, पहला ऑप्शन। शिक्षण ज्ञान के निर्माण में मदद करता है, यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इसलिए पहला नहीं होगा। पहला ए ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, इसलिए ए और डी तो हो ही नहीं सकते। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, बी और सी। इन बी और सी में से दूसरा इसमें है और दूसरा इसमें है, इसलिए दूसरा तो सही है। अब चौथे को पढ़ना है और तीसरे को। अनुदेश का विवरण हमेशा मौखिक होता है, यह भी बिल्कुल गलत है। मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है, इसलिए तीसरा भी नहीं है। इसमें तीसरा है सी नंबर में, तो काट दीजिए। अब बी ऑप्शन भर का, तो बी ही ऑप्शन सही है। इस प्रकार आप इन्हें काटना सीखिए तो आपका कभी गलत नहीं होगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं। आत्म सीखने और प्रेरणा की अधिक संभावना है ऑनलाइन शिक्षण में, बिल्कुल सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 2 और 4 सही है। इस प्रकार की विधि को हम एलिमिनेशन विधि कहते हैं। अगर आप यह विधि, यह ट्रिक सीख गए तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला, सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए ऑप्शन, संदर्भ क्षेत्र स्वतंत्र और क्षेत्र दोनों पर निर्भर है। संदर्भ क्षेत्र स्वतंत्र और क्षेत्र दोनों पर निर्भर है, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, किशोर अवस्था के चरण के दौरान भावात्मक परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित में से किसको वर्णित किया जा सकता है? पहला, यह विवेक गठन की स्थिति है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह सोच और अभिनय का अजेय चरण है, दूसरा भी सही है। तीसरा, पर्यावरणीय
कारकों में आनुवांशिक परिवर्तन को एक अंतर संवेदनशीलता का मॉडल कहा जाता है। सही है। चौथा, कामेच्छा का पुनः जागरण है। पांचवा, लड़कों की तुलना में लड़कियों के परिणाम बदतर है। डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित चरणों में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास के लिए पियागेट द्वारा आरोही क्रम में परिभाषित किया गया है? इसका ए ऑप्शन है संवेदी अवधि, पूर्व परिचालन अवधि, ठोस संचालन अवधि, औपचारिक संचालन अवधि। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित चरणों में से किस दौरान समायोजन की प्रक्रिया का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन में संतुलन की स्थिति लाना अधिक विशिष्ट है? इसमें जो संज्ञानात्मक विकास है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपके अंदर का संज्ञानात्मक विकास होता है तो व्यक्तियों के जीवन की संतुलन स्थिति में लाया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, किशोर अवस्था के सामाजिक परिवर्तनों के दौरान निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन अधिक प्रमुख है? इसका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। इसे एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर आपको इसका कोई अन्य ऑप्शन लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इसका हमें भी मालूम नहीं है, इसलिए आप लोगों को कमेंट करना है। इसके बाद अगला पूछा गया, मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा वयस्क चरण के दौरान अधिक लागू होता है? पहला, शिक्षार्थी द्वारा एकत्र सबूत साथियों, सुविधाकर्ताओं, विशेषज्ञों द्वारा मान्य। बिल्कुल सही है। दूसरा, यह मूल रूप से कटौती संदर्भित है। यह दोनों सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, 1 और 2। इसके बाद अगला पूछा गया, 307, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पहला ऑप्शन है, एक समस्या की पहचान की गई। दूसरा, छोटे समूह बनाए जाते हैं। तीसरा, सभी सदस्यों को समाधान खोजने और विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चौथा, किसी भी विचार की आलोचना नहीं की जाती, मगर विचारों को संशोधित किया जा सकता है। यह बुद्धिशीलता शिक्षण में होता है। अगर आपके पास बुद्धि है तो यह लागू होता है। ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उद्देश्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा सेटिंग के लिए तैयार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो टीचिंग के चरणों का सही क्रम है? पहला, ज्ञान अधिग्रहण चरण। दूसरा, कौशल अधिग्रहण चरण। तीसरा, स्थानांतरण चरण। यह तीनों सही क्रम में हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित कथनों की सूची में उनका चयन करें जो प्रभावी शिक्षण की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं को इंगित करते हैं। इसका जो पहला है, शिक्षण प्रभावशीलता संचार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। पहला इसमें है और डी ऑप्शन में है, इसलिए बी और सी को काट दीजिए। हो ही नहीं सकते, क्योंकि पहला ही सही है। इसके बाद दूसरा, प्रभावी, दूसरा भी सही होगा और पांचवा भी सही होगा। अब अपन को देखना है तीसरा सही है कि नहीं।
एक प्रभावी शिक्षक विचारों का एक अच्छा विक्रेता होता है। क्या दोस्तों, एक जो प्रभावी शिक्षक है, एक अच्छा शिक्षक है, वह विचारों को बेचता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब तीसरा भी नहीं होगा तो ए ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। पहला, दूसरा, पांचवा। इस प्रकार आप अगर यह ट्रिक सीख गए तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नेट के पेपर में गलत नहीं होगा और अब की बार आपका जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार की मेथड अगर आप लोग अपनाते हो तो। इसके बाद अगला पूछा गया, सामग्री पेश करते समय निम्नलिखित में से किस पर शिक्षकों का विचार करना चाहिए? अगर कोई सामग्री पेश करता है तो शिक्षक विचार करते हैं। संरचना पर उसकी, बी संतुलन, सी प्रेरणा, डी उपरोक्त सभी। इन सभी पर विचार करता है एक शिक्षक, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा साथियों। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, शैक्षणिक संस्था में पाठ्यक्रम टीचिंग लर्निंग गतिविधियों के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल करता है। दूसरा, पाठ्यक्रम परीक्षा पाठ्यक्रम के योग्य भागों के लिए प्रतिबंधित नहीं है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है, केवल दूसरा ही सही है, पहला गलत है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और बी। अब इन्हें कथन पढ़ते हैं। ए, कसौटी संदर्भित परीक्षणों में किसी व्यक्ति का स्कोर और स्कोर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? प्रदर्शन स्तर या अन्य मानदंड से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आर, कसौटी संदर्भित परीक्षण किसी व्यक्ति के ज्ञान या कौशल की तुलना पूर्व निर्धारित मानक, सीखने के लक्ष्य, प्रदर्शन स्तर या अन्य मापदंड कोड के खिलाफ है। यह दोस्तों पहला वाला कथन और दूसरा दोनों सही है, लेकिन ए और आर मैच नहीं करते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आपको पढ़ने से पता चल गया होगा, आपने पढ़ा है इन कथनों को, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित कथनों की सूची में से उनका चयन करें जो शिक्षण की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं को इंगित करते हैं। इसका पहला है, प्रभावी शिक्षण में कुछ प्रतिक्रिया शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल शामिल होनी चाहिए, पहला ऑप्शन सही है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, शिक्षण का अर्थ है आयोजन और पर्यवेक्षण। बिल्कुल नहीं है आयोजन और पर्यवेक्षण, इसलिए पहला भी गलत है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं, पहला और दूसरा। इसके बाद तीसरा, शिक्षण दूसरों को सीखने का तात्पर्य है। शिक्षण, टीचिंग दूसरों को सीखने का तात्पर्य है, बिल्कुल सही है तीसरा। पहला, तीसरा, पांचवा, औपचारिक संचार के बिना शिक्षण हो सकता है। हाँ दोस्तों, औपचारिक संचार के बिना भी शिक्षण हो सकता है। हम अपने वातावरण से भी शिक्षण, टीचिंग, लर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसलिए पांचवा भी सही है, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का
अंतर्निहित उद्देश्य है। पहला, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, शिक्षण सहायक सामग्री व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में सहायक होती है। ये भी सही है। तीसरा, शिक्षण सहायक सामग्री अमूर्त विचारों को ठोस बनाती है। अमूर्त विचारों को ठोस भी बनाती है, मजबूत करती है आपके विचारों को, जो आपके अंदर अमूर्त विचार हैं। तीसरा भी सही है। चौथा, सीखने की प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को स्थायी बनाती है। सभी सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद चौथा, अगला, इसके बाद अगला पूछा गया, नीचे दी गई दो सूचियों में सूची 1 सूची 2 प्रदान की गई है। सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए। वर्णनात्मक विधि, वर्णनात्मक विधि में आप किसी का वर्णन करते हो। अन्वेषण विधि में खोज करना, और चर्चा विधि में आप विचारों का आदान प्रदान करते हो। इसलिए सी का दूसरा ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है। इन दोनों में से कोई एक होगा, डी नहीं हो सकता, ना ही बी हो सकता है। अब इसके बाद आती है चर्चा विधि। आपने देख ली, विचारों का आदान प्रदान। अन्वेषण है सीखना, यानी कि बी का 3, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन होगा। बी का 3, करके सीखना, यानी कि खोज करके सीखना। अन्वेषण खोज होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। बी का 3 ही सही है, सी ऑप्शन। इस प्रकार आप इन्हें काटना सीखिए ऑप्शन से। और डी का होगा पहला, व्यक्तिगत विधि। छात्र स्व सहायता को बढ़ावा देता है और सीखने को बढ़ावा देता है। ए का होगा चौथा, व्यवस्थित कदम दर कदम प्रस्तुत, वर्णनात्मक, प्रस्तुत करना, कदम दर कदम वर्णन करना। इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, टीचिंग महारत पर आधारित है। वैचारिक ज्ञान पर, बी शिक्षण कौशल पर, सी निर्णय लेने के कौशल पर, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया, कक्षा शिक्षण की निम्नलिखित गतिविधियों का तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका जो पहला ऑप्शन है, किए गए कार्यों का विश्लेषण। सबसे पहले आप तैयारी करते हो, तैयारी के बाद क्या करते हो, फिर सामग्री प्रस्तुत करते हो। 2-3 ए और सी में है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, सामग्री आपने प्रस्तुत कर दी, फिर विश्लेषण करते हो, और संशोधन तो आप और सुधार सबसे बाद में करते हो। इसलिए चौथा तो सबसे बाद में आएगा, जो ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार आप यह मेथड विधि सीख गए तो आपका जीआरएफ कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद अगला, सहज तरीके से सोचने में शिक्षार्थी आमतौर पर किसी व्यक्ति या वस्तु की एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस एक विशेषता पर अपना ध्यान लगाते हैं, न कि कई विशेषताओं पर विचार करने के आधार पर। यह कहलाता है केंद्रीय सोच, एक केंद्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, अगर आपको कोई लक्ष्य है आपका, जैसे हमारा और आपका लक्ष्य है अब की बार जीआरएफ पार, नेट पार नहीं, जीआरएफ पार होना चाहिए,
तो आप सबसे पहले उसके केंद्र में जाकर सोचोगे। आपकी 24 घंटा मन में, दिल में और विचारों में, सपने में जब आप सोते हो तो जीआरएफ दिखाई देता है और कॉपी किताबें नजर आती हैं। केवल केंद्र होना चाहिए आपका, केंद्र बिंदु। जैसे अर्जुन, केवल चिड़िया की आंख ही उसे दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। इसी प्रकार आपका केंद्र होना चाहिए जीआरएफ क्वालिफाई करना। इसलिए सी ऑप्शन सही है, केंद्रीयन। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित शर्तों पर विचार करें। तार्किक सोच, दूसरा महत्वपूर्ण सोच, तीसरा वस्तुनिष्ठता सोच, चौथा संयमवाद सोच, पांचवा संरक्षण। यह पांचों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, संज्ञानात्मक डोमेन शिक्षार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण और अनुदेशात्मक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार नई स्थिति में पहले से प्रयोग की गई सामग्री का उपयोग करने के बारे में है? यह है आवेदन। आप आवेदन करते हो अगर कोई नई चीज प्रस्तुत करना चाहते हो, इसलिए सी ऑप्शन सही है, आवेदन। इसके बाद अगला पूछा गया, सुदृढ़ीकरण किसी भी कारक द्वारा प्रदान किया जाता है जो इस संभावना को बढ़ाता है कि प्रतिक्रिया दोहराई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ीकरण के कारक हो सकते हैं? स्तुति, टोकन पुरस्कार, सी केवल किसी कार्य में सफल होना, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, श्रवण और सुनने की तुलना करते समय हम कह सकते हैं कि श्रवण एक भौतिक प्रक्रिया है और सुनना एक मानसिक रोग है। दोस्तों, इसका जो ए ऑप्शन है, एक भौतिक प्रक्रिया है श्रवण और सुनना एक मानसिक प्रक्रिया है, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, जानकारी स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछना, संदेशों को पैराफ्रेज करना और भ्रामक क्षेत्रों की पहचान करना मूल रूप से है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, किसी संदेश की समझ की जांच करने की तकनीक। इसके बाद अगला, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। पहला, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना और पुनः शिक्षण तो आप बाद में करोगे, इसलिए तीसरा सबसे बाद में आता है, फिर उसके बाद दूसरा आता है, इसलिए सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर पुनरीक्षण, फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद क्या आता है? मूल्यांकन के बाद आता है सामग्री की प्रस्तुति, यानी कि भी। फिर पहला, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना, फिर उसके बाद आता है शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण, इसलिए डी ऑप्शन सही है। मैंने इसको सबसे पहले 3 आता है, पुनरीक्षण, फिर मूल्यांकन, फिर सामग्री प्रस्तुत करते हो, फिर आप वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हो, फिर शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण करते हो। इस प्रकार मैंने किया है। अगर आप भी इस प्रकार समझ सकते हो तो ज़रूर करिए, नहीं तो इन्हें आप रट लीजिए और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर एलिमिनेशन ऑप्शन लगा दीजिए तो आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का एक उत्पाद है? सीखने का उत्पाद है,
दोस्तों, आप सीखते हो, क्या होने चाहिए आपके अंदर स्किल होनी चाहिए सीखने की, तो आप जल्दी सीख सकते हो। स्किल यानी कि कौशल से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे रूप में जाना जाता है, जिसे हम जान सकते हैं चयनात्मक ध्यान। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पाठ्यक्रम में स्कूल में शिक्षण लर्निंग गतिविधियों के पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया। पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया, बिल्कुल किया गया है पूरे क्षेत्र को टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया में। दूसरा, पाठ्यक्रम परीक्षा के योग्य भागों के लिए प्रतिबंधित नहीं है। यह गलत है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, केवल एक। इसके बाद अगला पूछा गया, सीखने के किस सिद्धांत ने पाया कि सीखने की समझ के लिए आंतरिक प्रक्रिया का ज्ञान महत्वपूर्ण है। यह पाया संज्ञानात्मक सिद्धांत ने। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, कई मामलों में धीमी गति से सीखने की क्षमता के अलावा अन्य कारकों के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन धीमी गति से सीखने वाले का लक्षण नहीं है? सीमित हितों की सीमा, अमूर्त सोच, इसका ए ऑप्शन सही होगा, अमूर्त सोच। इसके बाद अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सही है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। शिक्षा प्राकृतिक प्रक्रिया है इसलिए क्योंकि प्रकृति काल से ही शिक्षा चली आ रही है। पहले के ज़माने में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और आज स्कूल कॉलेजों में शिक्षा दी जाती है। और सामाजिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि समाज में प्रचलित है शिक्षा, इसलिए यह दोनों होंगे। सी ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। इसके बाद अगला, शिक्षक विषय वस्तु प्रस्तुत करता है और पाठ के माध्यम से छात्रों को निर्देशित करता है। एक नियम का एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है, फिर अभ्यास प्रदान किया जाता है। इसे इस प्रकार बताए जाने को कहते हैं प्रत्यक्ष अनुदेश, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, जो ज्ञान बिना अनुमान और कारण के उपयोग के प्राप्त किया जाता है उसे हम सहज ज्ञान कहते हैं। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग दृश्य तरीके से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह विषय मुख्य विचारों और समर्थन विवरण या प्रासंगिक पाठ्यक्रम सामग्री के लिए पदानुक्रमित संबंधों को दर्शाता है। यह सीखने और मूल्यांकन उपकरण दोनों के लिए होता है। केवल याद करने के लिए, केवल सीखने के लिए, केवल मूल्यांकन नहीं, यह सीखने के लिए भी होता है और मूल्यांकन करने के लिए भी होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें एक शिक्षण छात्रों को लचीले प्रश्नों का एक सेट प्रदान करता है जो उन्हें स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करता है। इसका जो ए ऑप्शन है, चिंतनशील संकेत, उन्हें चिंतन करने के लिए मजबूर कर देता है, स्वयं के लिए
स्वयं मूल्यांकन मत लगा दीजिए। इसका ए ऑप्शन सही है, चिंतनशील संकेत। इसके बाद अगला, सुसंगत पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अच्छी तरह से व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण रूप से सीखने को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, सही है। दूसरा, यह शैक्षणिक अंतराल और अनावश्यक पुनरावृत्ति से मुक्त है। तीसरा, यह पाठ्यक्रम विषय क्षेत्रों और ग्रेड स्तर में पंक्तिबद्ध है। तीनों सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, शिक्षण के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण। शिक्षा के सभी स्तरों पर लर्निंग प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। कौन सा मुख्य रूप से इस दृष्टिकोण पर आधारित है? इसे हम व्याख्यान विधि, परियोजना विधि या चर्चा विधि, इसे हम व्याख्यान विधि कहते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान तकनीक की मॉडलिंग करके छात्रों को अपने स्वयं के सीखने को प्रबंध में सहायता करता है? इसे हम डील और अभ्यास की मेथड भी कह सकते हैं, या मानसिक मॉडलिंग, बी ऑप्शन। सी अन्वेषण लर्निंग, डी प्रत्यक्ष। इसे हम मानसिक मॉडलिंग कहते हैं। अगला, छात्र या छात्र व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में प्रभावी ढंग से सामना करने की अपनी क्षमता के बारे में विश्वास विकसित कर सकते हैं, इसे कहा जाता है। इसे हम कहते हैं, ए ऑप्शन, स्व प्रभाविकता, बी स्व नियमन, सी अहंकार नहीं हो सकता, आत्मविश्वास। इसमें अपनी क्षमता के बारे में सकारात्मक नकारात्मक स्व प्रभाविकता कहते हैं हम इसे, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्रारंभिक मूल्यांकन की प्रकृति का संकेत है? पहला, एक प्रश्न उत्तरीय परीक्षा आयोजित करना। एक प्रश्न उत्तरीय परीक्षा भी आप आयोजित कर सकते हो, इसलिए या तो पहला ए में है और सी में है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब दूसरा, एक योग्यता परीक्षा आयोजित करना। योग्यता परीक्षा तो आयोजित होती नहीं है, प्रश्नोत्तरीय परीक्षा आयोजित होती है, इसलिए दूसरा भी नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। पहला, चौथा, पांचवा, शिक्षण के दौरान प्रतिक्रिया प्रदान करना। पांचवा, कक्षा में अभिनव सोच के लिए छात्रों को प्रेरित करना। इसके बाद अगला, नीचे दो कॉलम दिए गए हैं ए और बी, उन्हें मिलान कीजिए, कौन सा नीचे दिए गए विकल्प में से सही है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि आधारित है शिक्षण की गतिशील सक्रिय पर बड़ी मात्रा में ज्ञान प्रदान करना। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर व्याख्यान कर सकते हो, इसलिए तीसरा सबसे पहले आएगा, ए का तीसरा। अब हम देखते हैं ए का तीसरा किस में है। ए का तीसरा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा, ना ही बी ऑप्शन होगा। अब आता है प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन करना। बी का पहला, शिक्षण की गतिशील सक्रिय विधि। बी, भेदित अनुदेश, अनुभव आधारित लर्निंग। छात्रों को गैर सहायता प्राप्त प्रयासों से अपनी समस्या का समाधान करना। अनुमानी विधि है सी का आई भी। सी का आई भी चौथे में है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा।
इस प्रकार आप एलिमिनेशन ऑप्शन से इन ऑब्जेक्टिव को काट सकते हो और अपना उत्तर सही कर सकते हो पेपर में। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैंने यह मेथड बहुत अच्छे से सीखी है। अगर आपसे व्याख्यान विधि बनता है तो बड़ी मात्रा में आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। ए का तीसरा सी में है और डी में है। अब यह दो ऑप्शन बचे हैं चुनने के लिए, और विभेदित अनुदेश या डी का पहला, शिक्षण की गतिशील सक्रिय होती है। प्रदर्शन विधि में आप क्या करते हो? बी का दूसरा, अनुभव आधारित अधिगम है, और अनुमानी विधि में आप छात्रों की समस्या का समाधान करते हो, अनुमान लगाते हो उनकी समस्या के बारे में, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, एक शिक्षार्थी की विशेषताओं की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण में मदद करती है। एक शिक्षक के लिए समग्र सम्मान बिल्कुल नहीं हो सकता, समग्र सम्मान ए हो नहीं सकता, इसलिए ए और सी कट जाएंगे। अब इनमें से बी या डी होगा। तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा और छठवां भी है। 2 और 5 में आपको डिसाइड करना है कौन सही होगा। शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता का स्तर, शिक्षार्थी की पारस्परिक संबंध मानसिक हो सकता है, मानसिक क्षमता गलत, इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता स्तर, इसमें मुझे डाउट है, इसलिए आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका ऑप्शन मुझे लगता है जैसे चौथा होगा, लेकिन आप लोग कमेंट करिए। इसलिए इसके बाद अगला, संवादात्मक बातचीत के लिए प्रारंभिक शिक्षण विधियों की पहचान करें। औपचारिक व्याख्यान, समूह चर्चा, शैक्षणिक परियोजना के तरीके। समूह चर्चा चौथा नहीं होगा, इसलिए चौथा इसमें है, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं क्या है, नहीं तो बाद में मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप एक बार ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके पेपर में इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की भावात्मक बुद्धिमत्ता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है अन्य लोगों और अपने स्वयं की भावनाओं को समझना। अन्य लोगों की भावना समझना और अपने स्वयं की भावना समझना, पहला बिल्कुल सही है, इसलिए बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। दूसरा, भावनाओं की आकर्मिक अभिव्यक्ति है, दूसरा तो नहीं है। आक्रामक अभिव्यक्ति नहीं हो सकता है, आक्रामक थोड़ी होगा, इसलिए इसमें दूसरा है, गलत है, सी पहला ही सही है। अब इसके चौथा को भी पढ़ते हैं। स्थिति के अनुसार स्वनियमन सही है। पांचवा, रचनात्मक और आलोचना के लिए उन्मुक्त होना, डी सहानुभूति, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अपरिवर्तनीय रूप से दिखाई देती है? प्रगतिशील मस्तिष्क विकार जो धीरे धीरे स्मृति और सोच कौशल को नष्ट कर देता है और अंततः सबसे सरल कार्यों को पूरा करने की क्षमता करता है। इसे किसने दिया था? इसे दिया था अल्जाइमर डिसीज ने, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, कौन सी बीमारियां
निम्नलिखित समस्याओं को संदर्भित करती हैं। इसका जो पहला है सीखने का विकार, इसे आप पढ़ लीजिए। इसका बी ऑप्शन है, इसे रटना है, यह समझाने के लिए नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम आपको जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं। बहुभागी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत मानव विधि को विशिष्ट तौर तरीकों में अलग करता है, ना कि सामान्य क्षमता के प्रवृत्ति के रूप में देखने की बजाय। निम्नलिखित में से किसने मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को सामने रखा? इसका हार्वर्ड गार्डनर, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षण अवधारणा की व्याख्या करता है? इसका डी ऑप्शन सही है। एक शिक्षक एक ही कक्षा में एक साथ अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को सिखाता है। इसके बाद अगला, शिक्षण में चर्चा विधि को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए? पहला, हमें प्रत्येक प्रतिभागी से पूछना होगा ताकि एक आसान विषय चुना जा सके। नहीं पूछना होगा, पहला नहीं होगा, न बी न सी। दूसरा, विषय पहले से घोषित किया जाना चाहिए, पहले से घोषित किया जा सकता है। 2 और 4, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। 2, 3, 5, क्योंकि दूसरा भी सही है, इस डी ऑप्शन में दूसरा नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार आप यह विधि सीख लीजिए, बहुत ही अच्छी और सिंपल विधि है। एक प्रभावी शिक्षण व्यवहारों की सूची में उनकी पहचान करें जिन्हें महत्वपूर्ण व्यवहार कहा जाता है। पहला, सभी छात्रों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक वितरण, पहला सही है, ए में है और बी में, इसलिए ए होगा या बी होगा। दूसरा, छात्रों को एक उत्तर के बारे में विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करना। छात्रों को एक उत्तर नहीं दोस्तों, कई उत्तर हम छात्रों को विस्तार से बताते, केवल एक नहीं बताते, इसलिए दूसरा नहीं होगा। केवल दूसरा बी में है, इसलिए बी नहीं होगा, न सी होगा न डी होगा, इसलिए ए ऑप्शन सही है, पहला, चौथा, पांचवा। चौथा है प्रस्तुति के अलग अलग तरीके। पांचवा, न्यूनतम वर्ग व्यवधान के साथ दुर्व्यवहार को रोकना, ये भी सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। अगला, नीचे दी गई सूची से उन प्रश्नों की पहचान करें जिन्हें सामग्री आधारित प्रश्नों की बजाय प्रक्रिया कहा जाता है। इसका जो पहला है अभिसरण प्रश्न, दूसरा भिन्न प्रश्न, बंद प्रश्न तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, ना ही मुक्त प्रश्न होगा, डी भी नहीं होगा, और इसका पहला सही है और भिन्न प्रश्न भी सही है। इसके बाद तीसरा तथ्य आधारित प्रश्न भी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा दोनों सही है। अवधारणा आधारित, अवधारणा नहीं होती है दोस्तों, हम मानकर नहीं चलते, इसलिए बी भी गलत है, इसलिए पहला सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, कौन से शिक्षार्थी विशेषताएं अध्ययन के दौरान उनके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करती हैं? इसका पहला शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता, तीसरा शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, चौथा संबंधित क्षेत्र में शिक्षार्थी का कौशल, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना किसी अन्य छात्र से की जाती है, ऐसा किस प्रकार के परीक्षण में किया जाता है? ऐसा किया जाता है आदर्श संदर्भित परीक्षण में, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद
अगला, नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियां प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ी हुई है? पहला, उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रदान करना, बिल्कुल सही है। या तो ए होगा या सी, बी नहीं होगा ना ही डी होगा, क्योंकि पहला ही ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा, जांच को बढ़ावा देना, नहीं दोस्तों, यह दूसरा नहीं होगा, यह दूसरा ए में है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। समीक्षा और पुनः जागरण देना। पांचवा, अभ्यास और प्रतिक्रिया की पेशकश, सही है, तीसरा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, जब परीक्षण डेटा हमें एक परिभाषित क्षेत्र में एक साथ एक छात्र की प्रवीणता के बारे में बताता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को कहा जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम कहते हैं मापदंड संदर्भित परीक्षण, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, एक कक्षा में सहकर्मी समूह बातचीत में मदद करता है, अवधारणा समझ में मदद करता है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट को क्लियर करें, क्योंकि अगर हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। समावेशी शिक्षण का तात्पर्य है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा शिक्षा में पीछे न रहे, डी ऑप्शन। अगला, संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ छात्रों के लर्निंग परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं। एक शिक्षक की ओर से और स्वयं सीखने के लिए छात्रों की ओर से प्रयास स्पष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति शिक्षण का सबसे उचित वर्णन करेगी? यह है, शिक्षक सफल हो, इसलिए प्रभावी शिक्षक भी हो सकता है जो प्रभावित करता हो छात्रों को, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और अपना उत्तर दें। यह सोचने के बारे में सोच रहा है, बिल्कुल सही। झटपट परिणामों, यह आप पढ़ लीजिए, इसका उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग 115 मिनट का, 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। 115 मिनट मैंने बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस लर्निंग परिणाम के संदर्भ में शिक्षा के तौर तरीकों को प्रशिक्षण और निर्देश से अलग किया जाना चाहिए? इसका जो बी ऑप्शन है, महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच, बिल्कुल सही है। 360, इसे आप पढ़ लीजिए। इसका जो सही है, अवधि और मूल्यांकन, डी ऑप्शन सही होगा। नहीं तो आप इसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। इसके बाद अगला, नीचे दी गई सूची के अनुदेशात्मक घटनाओं की पहचान करें जो एक पाठ योजना की संरचना का हिस्सा है। सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। इसका जो सही ऑप्शन है, पहला, छात्रों का ध्यान आकर्षित कराना, बिल्कुल सही है, इसलिए सी हो नहीं सकता। दूसरा, छात्रों का पूर्व ज्ञान, दूसरा भी नहीं होगा, इसलिए ए भी नहीं है। और तीसरा, उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थी को सूचित करना, तीसरा सही है। चौथा, पूर्व अपेक्षित सीखने की उत्तेजक, तीसरा के बाद चौथा सही है। पांचवा, पुस्तकालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, बिल्कुल गलत है पांचवा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। छठवां, वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करना ही सही है।
अगला, बुद्धिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका बुद्धिशीलता एक सामूहिक रचनात्मक तकनीक है, बिल्कुल सही। दूसरा, बुद्धिशीलता एक समस्या को सुलझाने की तकनीक है, दूसरा सही है। तीसरा, बुद्धिशीलता व्यक्तिगत स्तर और सामूहिक स्तर में मदद करती है, तीसरा सही है। चौथा, बुद्धिशीलता की सर्वोच्च प्राथमिकता गुणवत्ता की मात्रा है, यह सभी सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसलिए इसके बाद अगला, आत्म अधिगम को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित में से प्रेरक सिद्धांतों में से कौन सा सबसे अधिक उपयोगी है? सबसे अधिक उपयोगी है सक्षमता की संतोषजनक आवश्यकता की गुंजाइश प्रदान करना, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला, नैदानिक मूल्यांकन का पता लगता है निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन, निर्देशों के दौरान लगातार अधिगम की समस्याओं का प्रचार करना, यह बी ऑप्शन सही है। यह हमने आपको याद भी करवाया था, निर्देशों के दौरान लगातार लर्निंग की समस्याओं का कारण और उपचार। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद अगला पूछा गया, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन सा अनुदेशात्मक सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित है? इसका पहला, शिक्षक द्वारा प्रशंसा और प्रोत्साहन, बिल्कुल गलत है पहला। दूसरा, बी या सी, बी या डी होगा। अब 2 और 4 में जंग छिड़ी हुई है, या तो 2 होगा या 4 होगा। उपयोग के लिए पाठ पुस्तकों पठन सामग्री की अनुपलब्धता, क्या अनुपलब्धता हो सकती है? हाँ, हो भी सकती है। उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षकों की कमी, बिल्कुल गलत है चौथा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 2, 3, 5 दी गई शिक्षार्थी विशेषताओं में से कौन सी क्षेत्र निर्भर अधिगम शैली से संबंधित है? इसका दूसरा सही है और 5वां सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसे आप पढ़ लीजिए। हमने आपको इसकी मेथड बता दी है, किस प्रकार आपको हल करना है इन्हें। इसके बाद अगला, नीचे शिक्षण विधियों और दृष्टिकोण सूची है, उनमें से कौन सा व्यक्तिगत शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है? इसका ए ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, बिल्कुल गलत है ए, इसलिए डी कट जाएगा, ए कट जाएगा। मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण, बी सही है, इसलिए इसका बी ऑप्शन ही सही है। बी सी डी सही होगी, विधि भी नहीं है, इसलिए सी भी कट जाएगा। इस प्रकार आप यह जो विधि है एलिमिनेशन मेथड, आप इन्हें सीख लीजिए। अगर आपने ये सीख ली तो 99% ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके इसी विधि से सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला, एक शिक्षक के रूप में आपके द्वारा तैयार की गई परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो बी ऑप्शन है, यदि कोई परीक्षण वैध है तो है विश्वसनीय भी है, सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह सरल स्पष्ट अधिगम तकनीकों का उपयोग आमतौर पर एक विशिष्ट कौशल सिखाने के लिए है, बिल्कुल सही है। यह एक शिक्षक निर्देशित विधि है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, यह शिक्षक निर्देशित विधि भी है, इसलिए यह प्रत्यक्ष अनुदेश के सिद्धांत पर कार्य करती है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, शिक्षण की प्रभावशीलता को आंकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार उचित ठहराया जा सकता है? शिक्षण
कि आकलकता को आंकने के लिए उचित आधार है अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति। सी, छात्रों द्वारा सीखने के लिए लिया गया समय। डी, शिक्षक द्वारा शिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन। इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 71, निम्नलिखित में से किसने दक्षतापूर्ण अधिगम की अवधारणा दी? दक्षतापूर्ण अधिगम की अवधारणा कार्लटन ब्रॉसबोन ने दी। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिद्धांत का प्रयोग अमूर्त संबंध शिक्षण के लिए किया जाता है, इसलिए इसका ग्रहणशील अधिगम का सिद्धांत इसे कहते हैं। इसे आप पढ़ लीजिए एक नज़र, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कथन दिया था दोस्तों जेरोम एस बून का अन्वेषण अधिगम, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद यह सेट ए और बी, इसका मिलान कीजिए। चिंतनशील स्तर, सबसे पहले तो आप स्वायत्त ए का जो सही है प्रभाव और भावनाएं। इसके बाद बी स्मृति स्तर का संबंध है सूचनाओं तथ्यों से, इसलिए सी, बी का तीन। केवल सी ऑप्शन है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का फर्स्ट। बढ़ती समस्याओं का समाधान के विकास स्तर से। इसके बाद अगला, सभी कक्षा संचार सामाजिक और संस्थागत मार्गों द्वारा पूर्व निर्धारित किए गए हैं। सत्य है। आर, सकारात्मक शिक्षाप्रद प्रक्रियाओं में शिक्षार्थी को सामाजिक महत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यह दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम कर रहे हैं। स्वयं निर्देशित ऑनलाइन लर्निंग का लचीला और खुला रूप जन भागीदारी के लिए डिजाइन किया गया। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। स्वयं प्रभा, स्वयं मोक्ष, यह आपको हमने पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक मूल्यांकन पर लागू नहीं होता है? आंतरिक मूल्यांकन पर लागू नहीं होता है शिक्षण और मूल्यांकन का एकीकरण। बी, कौशल और क्षमताओं का परीक्षण। सी, आवधिक और सतत। डी, केवल उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, माइक्रो क्रेडिट MOOC से संबंधित श्रृंखला है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट विषय को गहराई से समझने की अनुमति देती है। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय माइक्रो क्रेडिट कहा जाता है? इसका जो ए ऑप्शन है माइक्रो मास्टर, बी विशिष्टताएं, सी नैनो डिग्रीज, डी उपरोक्त सभी होगा। डी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया, EPG पाठशाला UGC द्वारा निष्पादित ICT के माध्यम से अपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत MHRD की एक पहल है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान EPG पाठशाला से निकटता से जुड़ा हुआ है? अब इसके ऑप्शन देखते हैं।
ई अध्ययन, यूजीसी, ई पाठ्यक्रम, डी उपरोक्त सभी होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला, वाक्यांश प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। एक उदाहरण है, पुनरुक्ति का उदाहरण है, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला और आखिरी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है तो वीडियो अगर 20 घंटे का भी होता है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपका मकसद है जीआरएफ क्लियर करना, ना कि यह देखना वीडियो 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, 4 घंटे का है, केवल दिमाग में है पढ़ना। यह 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखना है। अगर यह देख लिए तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं लेकर आऊँगा और आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊँगा, बिल्कुल फ्री में। कोई भी आपको फ्री में नहीं देगा, लेकिन मैं आपको फ्री में दूंगा। आपका अपना भाई आपके साथ है, क्योंकि मैं भी इस बार जेआरएफ क्लियर करूंगा आप लोगों के साथ। चलिए अब हम इसके आखिरी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत में एमओओसी के लिए प्रमुख चुनौतियां माना जा सकता है? तकनीकी बुनियादी ढांचा, बी विविध ज़रूरतें, सी शिक्षार्थी के बीच मोक्ष को अपनाना, कम निवेश, क्रम परीक्षण। 1 2 3 4 5 यह सभी है, इसलिए डी ऑप्शन। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है और इसका एक हम सभी वीडियो को मिलाकर 4 पार्ट जो हमने बनाए हैं उसको एक पार्ट में मर्ज कर देंगे, इसलिए लगभग वह 4 घंटे का वीडियो होगा। वह भी आपको देखना है। आप क्वालिटी 360 की बजाय 480 में कर लीजिए और स्पीड जो आप 1 में देखते हो 1.5 की स्पीड में कर लीजिए, जिससे आप 4 घंटे का वीडियो 2 घंटे में देख सकते हो, 2.5 घंटे में देख सकते हो। इस प्रकार आप अपने समय की बचत कीजिए, क्योंकि आपको अब रिवीजन करना है, क्योंकि री एग्ज़ाम होना है आपका। आपकी तैयारी तो मजबूत है, केवल रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। इतनी रगड़ रगड़ के प्रैक्टिस करनी है कि अब की बार आपका जीआरएफ क्लियर हो जाए। अगर इस बार नेट क्लियर हो रहा था तो अब इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी रगड़ रगड़ के प्रैक्टिस करनी है कि जीआरएफ क्लियर हो जाए अब की बार। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।